गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हिंदी 1 में पिछली कक्षा में चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, जिसमें हम पढ़ रहे थे शब्द विधान। और शब्द विधान में हमने पढ़ा संधि। संधि की परिभाषा के बारे में हम जाने, संधि किसे कहते हैं हम समझ गए हैं। और संधि के भेद के बारे में भी जाने हैं कि संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिसमें हम स्वर संधि के बारे में पढ़े हैं। और स्वर संधि में जितने भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यान संधि और आयदि संधि, इसके बारे में हम पढ़कर समझ चुके हैं। तो आज हम आगे व्यंजन संधि, दूसरा जो संधि के जो भेद है, दूसरा व्यंजन संधि। पहला स्वर संधि हम समझ चुके हैं, आज हम दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि के बारे में पढ़कर समझेंगे। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं और व्यंजन संधि के बारे में जानते हैं। अब देखेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन का व्यंजन अथवा किसी स्वर के मेल से पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दीर्घ जोड़ अंबर, दिगंबर, उच्च जोड़ योग, उद्योग, उच्च जोड़ चारण, उच्चारण, सम जोड़ पूर्ण, संपूर्ण, समजोड़ वाद, संवाद, जगत जोड़ गुरु, जगत गुरु, सत जोड़ धर्म, सतधर्म, तत् जोड़ लीन, तलीन, सम जोड़ कल्प, संकल्प, सम जोड़ सार, संसार। विसर्ग संधि। विसर्गा किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर विसर्गा में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मन जोड़ अनुकूल, मनोनुकूल, निह जोड़ जन, निर्जन, निह जोड़ छल, निश्छल, तप जोड़ धन, तपोधन, आशी जोड़ वाद, आशीर्वाद, दु जोड़ साहस, दुसाहस। अब हम व्यंजन संधि के बारे में विस्तार से जानेंगे। व्यंजन संधि के 3 भेद होते हैं। पहला क्या है? सघोष संधि, दूसरा अघोष संधि और तीसरा है मूर्धन्य संधि। हम सघोष संधि, अघोष संधि और मूर्धन्य संधि के बारे में अच्छी तरह से विस्तार से जानेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम सघोष व्यंजन के बारे में जानेंगे कि सघोष व्यंजन किसे कहते हैं। जिन वर्णों को बोलते समय, यानी कि जिन वर्णों को बोलते समय उच्चारण फेफड़ों से निकलने वाली हवा स्वर तंत्री से रगड़ खाकर यानी कि घर्षण करके निकलती है, तो उन्हें हम सघोष व्यंजन कहते हैं। अब हम सघोष व्यंजन का उदाहरण जानेंगे कि सघोष व्यंजन कौन कौन से हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ सघोष व्यंजन लिखे हुए हैं, वही सिर्फ सघोष व्यंजन है। जैसे क वर्ग में ग, घ, अंग, च वर्ग में ज, झ, य, ट वर्ग में ढ, ढ़, न, त वर्ग में द, ध, न, ब, भ, म और क्या है य, र, ल, व और ह। यानी कि प्रत्येक वर्ग में हमने क्या देखा? क वर्ग, च वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण तथा य, र, ल, व और ह सघोष वर्ण
कहलाते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण तथा तलव्य श, पेटकटा श, स अघोष वर्ण कहे जाते हैं। जब अघोष व्यंजन के बाद कोई सघोष व्यंजन आ जाए तो अघोष वर्ण सघोष में परिवर्तित हो जाता है। जैसे षट जोड़ आनन, षडानन। तो इसमें क्या है, ट जोड़ आ से क्या बना, परिवर्तन हुआ ढ जोड़ आ। उसी प्रकार जगत जोड़ गुरु से हुआ जगत गुरु। तो इसमें त जोड़ ग से हुआ द जोड़ ग। वाक जोड़ इश, वगीश। तो इसमें क जोड़ ई से बना ग जोड़ ई। जगत जोड़ इश में जगदीश, इसमें है त जोड़ ई। तो ये परिवर्तन होके आया द जोड़ ई। उत जोड़ घाटन, उद्घाटन। त जोड़ घ, इसमें परिवर्तन हुआ द जोड़ घ। सत जोड़ टीक, सटीक। त जोड़ ट, इससे बना ट जोड़ ट। सत जोड़ भावना, सद्भावना। त जोड़ भ से परिवर्तन होके द जोड़ भ। यदि क च ट त य प के आगे न य म हो तो क को अंग, च को ञ, ट को व, त को न तथा प को म में बदल दिया जाता है। जैसे सट जोड़ मुख, सन्मुख। सत जोड़ मार्ग, सन्मार्ग। तो इसमें षट जोड़ मुख क्या हुआ, सन्मुख। इसमें क्या हुआ, ट जोड़ म को परिवर्तन करके ण जोड़ म में परिवर्तन किया गया। सत जोड़ मार्ग में सन्मार्ग में द जोड़ म में परिवर्तन हुआ न जोड़ म में। जगत जोड़ नाथ, जगन्नाथ। तो त जोड़ न में परिवर्तन न जोड़ न में हुआ। वाग जोड़ मैं, वांग्मय। क जोड़ म में परिवर्तन हुआ अंग जोड़ म। इस प्रकार हम देख के अच्छी तरह से समझ सकते हैं इसका उदाहरण। तो हम सघोष के बारे में समझ चुके हैं। अब हम अघोष व्यंजन के बारे में विस्तार से जानेंगे कि अघोष व्यंजन क्या है। जिन वर्णों को बोलते समय फेफड़ों से निकलने वाली हवा स्वर तंत्री से रगड़ खाकर या घर्षण करके नहीं निकलती है। सघोष में हमने क्या पढ़ा कि जिन वर्णों को बोलते समय फेफड़ों से निकलने वाली हवा स्वर तंत्री से रगड़ खाकर या घर्षण करके निकलती है, ठीक उसी के विपरीत अघोष में है कि ये घर्षण करके नहीं निकलती है। तो इसे हम अघोष व्यंजन कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जिन वर्णों के उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास का उपयोग होता है उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं और इनकी संख्या 13 होती है, जो इस प्रकार है। क ख च छ ट ठ त ध प फ तलव्य श, पेटकटा श और स। तो इसका उदाहरण अच्छी तरह से हम देख के समझ सकते हैं। तो अघोष व्यंजन का उदाहरण इस प्रकार से है कि अघोष व्यंजन कौन कौन से हैं। क ख च छ ट ठ त थ प फ और तलव्य श, पेटकटा श और स। तो इससे पहले हम सघोष के बारे में देखें। जिस प्रकार से सघोष है उस प्रकार से उसका विपरीत अघोष है। तो इसका क्या है, उदाहरण भी अलग अलग है। तो
तो हम ये उदाहरण देख के हम समझ गए अघोष व्यंजन कौन से हैं। अघोष संधि, जब सघोष के बाद व्यंजन आता है तो सघोष व्यंजन अघोष व्यंजन में परिवर्तित हो जाता है। जैसे उद जोड़ सा, उत्सा, इसमें क्या है द जोड़ त जोड़ श, तो द जोड़ क्या बना त जोड़ स। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, द के जगह यहाँ त और स यहाँ जोड़ दिया गया है, तो उत्साह बना उद जोड़ सा से। सत जोड़ कार, सत्कार, तो यहाँ क्या देख रहे हैं द जोड़, तो ये बना क्या त जोड़ क, त जोड़ यानी संयुक्त करके त और क, तो सत्कार। त द जोड़ पर, तत्पर, तो यहाँ क्या देख रहे हैं द जोड़, तो यहाँ मिला गया है त जोड़ प, त जोड़ प, तत्पर। तो इस प्रकार ये संयुक्त अक्षर के द्वारा बना है अघोष। तो क्या हमने देखा, जब सघोष के बाद व्यंजन आता है तो सघोष व्यंजन अघोष व्यंजन में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका उदाहरण देके हम समझ चुके हैं, तो हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। अब हम आगे ग मूर्धन्य संधि के बारे में जानेंगे। हमने सघोष संधि और अघोष संधि के बारे में अच्छी तरह से समझ लिए। अब हम मूर्धन्य संधि के बारे में जानेंगे कि मूर्धन्य संधि क्या है। री, र, ट, व, पेटकटा, श आदि मूर्धन्य वर्ण के अंतर्गत आते हैं। मूर्धन्य संधि के दो नियम हैं। पहला क्या है, जब किसी पहले शब्द का अंतिम वर्ण मूर्धन्य हो और दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण मूर्धन्य नहीं हो तो संधि होने पर दोनों मूर्धन्य हो जाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल भी देखेंगे और समझेंगे कि मूर्धन्य संधि किसे कहते हैं, किस तरह से बनते हैं। मूर्धन्य संधि का उदाहरण इस प्रकार से है, त्रिश जोड़ना तृष्णा। तो इसमें पेटकटाशा जोड़ न, जुड़ के क्या बना पेटकटाशा जोड़ न, यहाँ श और न संयुक्त जुड़ा गया। पर जोड़ना पूरन, इसमें र जोड़ न है जिसमें संयुक्त क्या है र जोड़ न, पूर्ण। विष जोड़नु, क्या हुआ विष्णु, तो इसमें क्या है पेटकटाशा जोड़ना और संयुक्त क्या है पेटकटाशा जोड़ न, इसमें क्या बना स्नु। कृष जोड़ना कृष्ण, इसमें पेटकटाशा जोड़ना क्या बना जुड़ के पेटकटाशा और न ये जोड़ा गया। दुष्ट जोड़ता दुष्ट, पेटकटाशा जोड़ त, इसमें क्या है पेटकटाशा जोड़ ट, ये संयुक्त किया गया। री जोड़ न रीन, री जोड़ न, तो इसमें संयुक्त क्या है री जोड़ न रीन। त्रिश जोड़ त ईस्ट, इसमें पेटकटाशा जोड़ त, तो इसमें संयुक्त क्या हुआ पेटकटाशा जोड़ ट इष्ट। तो क्या देखें हम, ई या उ के बाद यदि श आता है तो स को पेटकटाशा कर देते हैं। जैसे नी जोड़ सेद निषेध, ई जोड़ स क्या हुआ ई जोड़ पेटकटाशा। वी जोड़ सम विषम, ई जोड़ स
इससे क्या हुआ, ई जोड़ पेटकटा श। इस प्रकार हम क्या देखे, व्यंजन संधि के 3 भेद होते हैं। पहला क्या पढ़े, सघोष संधि के बारे, दूसरा अघोष संधि के बारे, और मूर्धन्य संधि के बारे हम अच्छी तरह से समझ गए हैं। इस प्रकार आज हमने संधि के बारे में पढ़ा। संधि के बारे में हमने क्या पढ़ा, संधि किसे कहते हैं और संधि के भेद। तो संधि के भेद में हमने पढ़ा कि संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर हमने क्या पढ़ा, स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। उसमें क्या क्या है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यान संधि और ऐधि संधि। तो हम 5 भेदों के बारे में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। हमने स्वर संधि के भेद के बारे में पढ़ा, 5 भेदों के बारे। फिर हमने व्यंजन संधि के बारे में पढ़ा कि व्यंजन संधि के 3 भेद हैं। पहला सघोष संधि, दूसरा अघोष संधि और मूर्धन्य संधि। इन तीनों संधि के बारे में भी हमने विस्तार से पढ़ा। अर्थात हमने संधि के बारे अच्छी तरह से आज हम पढ़ चुके और समझ चुके हैं। हम सभी अपना बुक सबके पास होगा, तो हम अपना बुक देख के, उसका उदाहरण देख के भी हम पढ़ के समझ सकते हैं। हम वीडियो के साथ साथ अपना बुक भी देख के पढ़ने और समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इस प्रकार आज हमने संधि के बारे में पढ़ा। संधि के बारे में हमने क्या पढ़ा, संधि किसे कहते हैं और संधि के भेद। तो संधि के भेद में हमने पढ़ा कि संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर हमने क्या पढ़ा, स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। उसमें क्या क्या है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यान संधि और ऐधि संधि। तो हम 5 भेदों के बारे में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। हमने स्वर संधि के भेद के बारे में पढ़ा, 5 भेदों के बारे। फिर हमने व्यंजन संधि के बारे में पढ़ा कि व्यंजन संधि के 3 भेद हैं। पहला सघोष संधि, दूसरा अघोष संधि और मूर्धन्य संधि। इन तीनों संधि के बारे में भी हमने विस्तार से पढ़ा। अर्थात हमने संधि के बारे अच्छी तरह से आज हम पढ़ चुके और समझ चुके हैं। हम सभी अपना बुक सबके पास होगा, तो हम अपना बुक देख के, उसका उदाहरण देख के भी हम पढ़ के समझ सकते हैं।